हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर 13.3। इससे पहले जो हमारा 13.2 हुआ है उसमें हमने इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और लेक्चर 13.1 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो 12th के सिलेबस में है सीबीएसई में। सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद में इंडिपेंडेंट थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, फिर बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 13.3 में है। बेस थ्योरम ये एक है, इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक तो बेस थ्योरम हो गया, उसके बाद में है रैंडम वेरिएबल है, वहां पर प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरीके हैं, एक तो रैंडम वाला है, मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं। उसके बाद एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मीन्स बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये, या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में ये इतने कॉन्सेप्ट आते हैं, तो 12th में पूरा कवर है। इस बार अगर देखें तो इस बार मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, और रैंडम वेरिएबल वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हटाया गया है। मींस बेस थ्योरम तक ही है 2021 में जो सीबीएसई में दिया है। लेकिन पूरा चैप्टर हम कर लेते हैं जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम्पल भी सारे कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं लेक्चर 13.3 में है क्या, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से पहले हमें दो तीन चीजें जाननी होती हैं। सबसे पहले, वैसे प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुका है लेकिन हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होता है, पार्टीशन पता होना चाहिए। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, या आप कह सकते हो पार्टीशन ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल स्पेस का दूसरा नाम पॉपुलेशन भी है, या किसी का भी पार्टीशन। मीन्स कोई भी अगर बहुत बड़ा कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट है, तो उसका पार्टीशन मीन्स कोई लैंड का जैसे पार्टीशन किया जाता है, वही एक तरीके उसी मेथड से है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे बेस थ्योरम से पहले, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नाम दे रखा है बुक में, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसकी बात करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है और क्या जरूरत है इसकी। टोटल प्रोबेबिलिटी ये क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है, और उसके बाद में हमें जो थर्ड पॉइंट है बेस थ्योरम की बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं एक एक करके कि क्या है इसका मीनिंग, क्योंकि सेट माइंड में सेट हो जाएगा तभी बात बनेगी। पार्टीशन का मतलब क्या है, पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई यहाँ पर यूनिवर्सल सेट या यहाँ पर सैंपल स्पेस दिया हुआ है, कोई भी स्पेस दिया हुआ है, तो हम पार्टीशन का मतलब क्या है। पार्टीशन मीन्स क्या होता है, इसके कई टुकड़े दिए जाए। मान लो सैंपल स्पेस है, इसको बहुत सारे टुकड़ों में मान लो बांट दिया गया। पहले हम इसको फाइनाइट टुकड़ों में, मान लो इसको 3-4 पार्ट में बांट दिया गया। ये 4 पार्ट इस तरीके से दिए किए गए। ये मान लो E1 पार्ट है, यहाँ E2 पार्ट है, यहाँ E3 है, और ये हिस्सा E4 पार्ट है। अब देखो इसको बोलते हैं पार्टीशन। तो पार्टीशन का पहली कंडीशन क्या है कि जितने भी इसमें अगर कोई भी दो EI इंटरसेक्शन इजी ले, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये नल सेट होना चाहिए। मीन्स पहली चीज, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इन सबको जोड़ा जाए, मीन्स सबको जोड़ के सैंपल स्पेस बनना चाहिए। जैसे यहाँ हमने 4 लिया है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं कि जितने भी यूनियन किए जाए। यहाँ पर सिग्मा ये नोटेशन वैसे यूज नहीं किया गया है, तो हम यहाँ कर चलो I = 1 to n En, इन सबका वैल्यू क्या होना चाहिए, पूरा सैंपल स्पेस होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि जितना भी, ये भी कह सकते हो जितना भी, मीन्स यहाँ पर क्या है E1 प्लस E2 प्लस की जगह है यूनियन आ जाएगा, यूनियन E3 यूनियन E4, ये सब मिलके सैंपल स्पेस होना चाहिए। मीन्स सबसे पहली चीज इससे ये कंफर्म होगा कि ये जो है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि इसका मतलब बंटवारा हो चुका है, सही से बंटवारा हो चुका है। फर्स्ट वाला कह रहा है कि कोई आपस में इनमें विवाद नहीं है, लड़ाई नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। और थर्ड पॉइंट है, हर एक का कितना होना चाहिए, जो भी एरिया आया है ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मीन नल सेट नहीं होना चाहिए। तो ये इतनी चीजें यहाँ पर कॉमन होती है। अब देखो जैसे सिंपल सा पार्टीशन किया जाता है, तो किया जाता है, मान लो एक फैमिली है, यहाँ पर एक कोई मेंबर है, उसके पता लगा 4 बेटे हैं, 4 बेटों का हिस्सा E1 E2 E3 E4 किया गया। तो किस तरीके से आएगा, 1/4। मान लो कोई उसमें डिस्प्यूट सबको बराबर बराबर हो दे रहा है, 1/4 आएगा। इसके बाद में मान लो इसके बाद जो हिस्सा किया जा रहा है वो इसको 2 पार्ट में बांटा जा रहा है। मतलब इसके 2 बेटे हैं और 2 बेटे हैं, इनको मान लो A और B में लिया गया।
इसी तरीके से यहाँ पर मान लो 3 हिस्सों में इसके 3 बच्चे हैं तो 3 में बांटा गया। मान लो यहाँ सी डी ई इस तरीके से। यहाँ इसी तरीके से मान लो 2 हिस्सों में है, ये 2 हिस्सों में होगा। यहाँ मान लो इसी तरीके से ये अकेला है, या इसको भी 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में ले लेते हैं। 4 हिस्सों में मान लो इसका बंटवारा हुआ इस तरीके से। ए बी सी डी जो भी है नाम रख सकते हो, ए बी सी डी करके। तो आप देखोगे 1/4। अब इसमें देखो इसका हिस्सा इवन में कितना है, इसका हाफ हाफ आया। इसमें देखोगे 1/3 हिस्सा आया। इसी तरीके से यहाँ भी हाफ हाफ। ये हिस्सा देखो तो 4 हिस्सों में बटा है तो 1/4, हर एक का 1/4 आएगा। 1/4 1/4 1/4, ये हमने 5 कर दिया तो 1/5 1/5, 5 हिस्सों में बटा तो 1/5 1/5 1/5, एक और कर दिया था 1/5। मान लो 5 हिस्सों में इसने बांट दिया, प्रॉपर्टी अपने डोनेट पे कर दिया। तो यहाँ इस तरीके से देखो हिसाब क्या बना कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसके हिस्से में हाफ हाफ कर रहे हैं। अगर इसके हिसाब से देखा जाएगा तो E1 का अपना कितना है 1/4 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1 की बात होगी, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसी तरीके से इन E1 की बात आएगी तो 1/2 आएगा। लेकिन अपना इसका प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका ए का एक्चुअल में पता करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, मान लो हम ए यही वाला ले रहे हैं, इधर वाला नहीं ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का अपना कितना है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1। ये सिंपल सी बात है जो हमें पहले से बचपन पढ़ते आए हैं। मीन्स इसका अगर देखेंगे तो 1/2 को 1/4 मीन्स 1/2 ऑफ 1 नहीं है, ऑफ 1/4 है। मीन्स इसका हिस्सा 1/8 आएगा। 1/2 1/4 इंटू 1/2 मीन्स 1/8 आएगा। तो इसी को बोलते हैं, इसको कहते हैं पार्टीशन। तो पार्टीशन जब नंबर में किया जाता है तो इस तरीके से। तो ये डायग्राम हम हमेशा बनाएंगे जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे पार्टीशन की, तो ये हिस्सा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये इसका मीनिंग है। अब इसको थोड़ा सा हम अप्रोच करते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच, जो हमें जरूरत है उस हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर सेट करते हैं, जो जैसे जरूरत है कि पार्टीशन मान लो कोई एक सैंपल स्पेस है और उसको बहुत सारे इवेंट में बांटा गया है। 7 सैंपल स्पेस के जो सबसेट होते हैं उनको इवेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर मान लो इस तरीके से बांटा गया है कि यहाँ मान लो, ये तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता है, सैंपल स्पेस है और इसको बांटने के लिए मान लो E1 इवेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर E2 इवेंट है, यहाँ पर मान लो E3 इवेंट है। ये हिस्सा कोई किसी से कॉमन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ E4 इवेंट है, यहाँ इसी तरीके से E5 इवेंट है। इस तरीके से मान लो बहुत सारे यहाँ पर बांट दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे इस तरीके से यहाँ पर डॉट 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 करके EN पार्ट है, तो बाहर नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से। अब कोई इसमें क्या कर रहा है, कोई इस तरीके से इवेंट ले रहा है कि सब में से थोड़ा थोड़ा सा कॉमन ले रहा है। मान लो यहाँ पर इस तरीके से इवेंट है कि सब में से थोड़ा थोड़ा इस इवेंट का नाम ए रख दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हिस्सा क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा, इस हिस्से को क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइनल इवेंट इन E1। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E2 जहां होगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E4। इस तरीके से बहुत सारे इसमें ये बटा हुआ है। तो ये इसका नोटेशन बार बार आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1, इसको E2 ले लेते हैं मान लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E2। तो ये इसका मीनिंग है कि पहले आपने क्या किया, E2 लिया, फिर E2 में ए हिस्सा लिया गया है। तो अगर पूरी प्रोबेबिलिटी पता करना है, पूरी मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी पता करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या है, तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की अपनी कितनी है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, भाई इसका E2 का अपना हिस्सा है, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E2। यहां पर इसी तरीके से प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू E3। तो ये हिसाब लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर इसी तरीके से एक जनरल बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन EI, इस तरीके से लिखते रहेंगे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलेगा क्या, इसको सिग्मा में आप लिख सकते हो, सिग्मा I इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, जितने भी है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI जो नोटेशन दिया गया है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन EI।
ये एक सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसका मीनिंग ये है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको। मीन्स अगर कोई आपको पता करना है यहाँ पर, तो इस तरीके से इसको आप पता कर सकते हो। ये पिछले लेक्चर में हमारा हो चुका था, एक एग्जाम्पल बेस पर हमने बताया था, एग्जाम्पल नंबर 15 था। फिर से हम इसको बता देते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर 15 बुक से लेते हैं, इस लेक्चर में भी बता देते हैं, जिससे समझ में आ जाए कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे एग्जाम्पल 15, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। तो यहाँ पर क्या है, दो हिस्से सैंपल स्पेस के, दो सिचुएशन बन रहा है। एक में कहा गया स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक का, और दूसरा स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक है, नो स्ट्राइक। तो इस तरीके से सिचुएशन क्या है, इसको एन सेट मान लेते हैं, दूसरा एस ले लेते हैं स्ट्राइक का। तो अब है क्या यहाँ पर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितने है, 0.65 है, 0.65 स्ट्राइक होने की, और ना होने की कितने हो जाएंगे, 0.35, क्योंकि इनका सबका जो सैंपल स्पेस है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ये 1 होता है, तो 1 कंप्लीट होना चाहिए, तो 1 में से माइनस कर लेंगे। अब कहा गया 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड। जो हमारा फाइनल इवेंट है, ए इवेंट मान लो है, इसका मतलब जॉब कंप्लीटेड, जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये आपका इवेंट दे रखा है, जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो वो हमारा इवेंट है। तो वो क्या है यहाँ पर 0.80 है, दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। मतलब इस हिस्से में अगर स्ट्राइक नहीं हुई है, तो हमारा ए जो फाइनल इवेंट है अंडर नॉन स्ट्राइक, ये 0.80 है। इसी तरीके से ऑन टाइम, टाइम पर काम हो जाएगा। इसी तरीके से इफ देयर इज ए स्ट्राइक, इसी तरीके 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसी तरीके से इस वाले हिस्से में अगर स्ट्राइक है तो 0.32 प्रोबेबिलिटी है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटेड जॉब ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। ये दिया दे रखा है। अब पता क्या करना है आपको, कहा गया है डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मींस आपको टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा गया कि जॉब कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला हिस्सा, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन एस, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉन स्ट्राइक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब कंप्लीटेड अंडर द कंडीशन ऑफ नॉन स्ट्राइक। तो ये आपको मल्टीप्लाई कर लेना, मीन्स इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई कर लेना, बताया भी था पहले, 0.65 इंटू 0.32 और प्लस में 0. यहाँ पर 35 इंटू 0.80। तो जो कुछ यहाँ सॉल्व करके आया, पिछले लेक्चर में हो चुका है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ भी बेस थ्योरम नहीं आया है। बेस थ्योरम क्या कहता है, बेस थ्योरम रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात करता है। मींस बेस थ्योरम क्या कह रहा है कि ठीक है आपको इफेक्ट मिल गया उसका, लेकिन कॉज क्या था, क्या रीजन था जिसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ। तो हम जो हमारे सिलेबस में वो बेस थ्योरम ही है, और यहाँ थोड़ी सी जरूरत थी इसकी, तो इसलिए बताया। बेस थ्योरम क्या कहता है, इसी चीज को क्या कहेगा, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेगा। वो कहता है ठीक है आपका इवेंट, मान लो 2-3 इवेंट जितने भी पार्ट हैं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर E1 E2 E3 जितने भी पार्ट हैं यहाँ पर, मान लो E1 इवेंट है, ये E2 में बांट दिया गया, पहले काम है पार्टीशन करना, E3 E4 में बांट दिया गया। फिर आपका क्या करना, जो फाइनल इवेंट आ रहा है, मान लो यहाँ पर एक E इवेंट आ रहा है, एक E इवेंट फाइनल इवेंट है, या A इवेंट है, E नोटेशन। तो यहाँ क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है कि फाइनल इवेंट आपका मींस इफेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर इफेक्ट आपको ए मिला है, लेकिन इसका कॉज क्या था, कि व्हाट इज बिहाइंड ऑफ द इफेक्ट, मींस कॉज क्या है। तो यहाँ पर कॉज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। कॉज की प्रोबेबिलिटी मतलब कि जो पहले हुआ है वो बताओ क्या है। तो कॉज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पता करना होता है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 इन सब का पता करना होता है कि जिसमें से ये हुआ। जैसे बहुत सारे बैग हैं और बैग में से बॉल लेना है, तो बॉल पता लगा रेड ब्लैक दे रखा है, रेड बॉल आपने ले लिया, लेकिन अब आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं पता करनी, वो तो फाइनल इवेंट हो गया, आपका जो फाइनल है वो काम हो चुका है, लेकिन उसके पीछे ये है कि किस बैग से लिया गया है, तो यहाँ बैग की प्रोबेबिलिटी पता करनी होती है। तो बेस थ्योरम एक तरीके से है क्या, इसको इसीलिए बहुत सी बुक में इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम के नाम से कहते हैं। मींस इसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी उल्टा पता करना होता है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी मींस जहां से जो पहले हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, आपका फाइनल का नहीं चाहिए कि क्या हुआ है।
तो यहाँ इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है लेकिन उल्टा है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज पता करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ क्या होगा, मान लो E1 या EI को भी पता करना है, वेयर A इज ऑलरेडी टेकन, ये वाला, जबकि होता क्या A इन EI है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका जो रूल है वो लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी से मिल जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको देखोगे तो इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI पहले हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन EI, ये डिवाइडेड बाय यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन EI डिवाइडेड बाय इन सबका सम हो जाएगा, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन E2। तो इस तरीके से ये डॉट डॉट जितने भी हैं यहाँ पर, जितने नीचे हैं सब वैल्यू रख दिए जाएंगे। तो बहुत लोग ये प्रोबेबिलिटी आप इसको पता कर लेते हैं, यहाँ पता कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं और बहुत से डायरेक्ट लगाते हैं। तो डायरेक्ट वाला अप्रोच ही एनसीईआरटी में कहा गया, थोड़ा जल्दी हो जाता है उससे और क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि क्या है। तो यही काम हम करेंगे, पहला काम स्टेप वाइज करेंगे, हम पार्टीशन भी करेंगे और पार्टीशन के बाद क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो करते हैं एक एक क्वेश्चन। यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल ही करते हैं, पहले एग्जाम्पल 15 होगा, एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में कहा गया है कि बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स while in another bag second contains 5 red and 6 black balls। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन में क्या, दो बैग हैं, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी, ये बैग 1 है, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी मान लो E1 है, बैग फर्स्ट। इसी तरीके से बैग सेकंड, बैग सेकंड, इसकी E1 प्रोबेबिलिटी ले लो, यहाँ E2 ले लो। तो आपको क्या कहा गया है यहाँ पर कि दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ हाफ होगी, ये हाफ हाफ हो गया। इसके बाद में क्या है, क्योंकि इक्वली लाइकली है, कोई भी बैग लो पहले, तो दोनों का हिस्सा कितना, हाफ हाफ हो गया। अब करें बैग 1 का में कंटेन है 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, इसमें 3 रेड प्लस में 4 ब्लैक बॉल्स हैं। और दूसरे वाले बैग में कहा गया है 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, इसमें 5 रेड प्लस 6 में ब्लैक बॉल्स हैं। कहा क्या गया है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी red, find the probability that it was drawn from bag second। तो सेकंड बैग लेने के, तो लास्ट में पता चल जाता है, पता क्या करना है। तो पहले से रेड बैग लेना है, तो रेड बैग इसमें प्रोबेबिलिटी इसके अपने E1 में देखोगे तो रेड 3 है, तो 3/7 हो जाएगा। इसमें क्या 5 रेड है, टोटल 11 है, तो 5/11 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या है, ये आपका 3/7 क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को फाइनल, रेड इन E1 ये रहा। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन E2। तो यहाँ पर आपको जरूरत क्या है, हमें पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, वेयर रेड बॉल इज ऑलरेडी टेकन, आर रेड की का इवेंट ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हिस्सा 1/2 इंटू 5/11, ये ऊपर आ गया इस फॉर्मूले से, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 3/7 प्लस में 1/2 इंटू 5/11। सॉल्व करने पर आपका 1/2 सब में कॉमन है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 11 सब में आ जाएगा, तो 5 बाई नीचे 8 आ जाएगा। कुछ एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है बस। एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 17 में कहा गया है कि गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इस बार 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे ही हैं। तो 3 बॉक्स मींस आपका पार्टीशन 3 में हुआ है सैंपल स्पेस का, तो 3 में आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, यहाँ 1/3 मींस अगर E1 E2 E3 ले लें तो E1 E2 E3 की तीनों की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आपकी मिलेगी। बहुत सारा मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेट E1 E2 E3 ये सब इवेंट फॉर टेकिंग बैग, ये आपने आप लिखना है, बॉक्स लिखना है। 3 बॉक्स हैं, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर एक में 2 कॉइन है। E1 में 2 कॉइन है, E2 में भी 2 कॉइन है और E3 में 2 कॉइन है। अब किस तरीके से है, इसके पार्टीशन दे रखा है। फर्स्ट वाले में क्या है 2 कॉइन्स, उसके बाद इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, इसमें दोनों के दोनों गोल्ड कॉइन है। इसी तरीके से कहा गया इन बॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, इसमें दोनों सिल्वर कॉइन्स है।
इसी तरीके से एंड इन द बॉक्स थर्ड देयर इज वन गोल्ड एंड वन सिल्वर कॉइन, इसमें एक गोल्ड है और एक सिल्वर कॉइन है। अब पता क्या करना है आपको, पता क्या करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन, पता क्या करना है आपको कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। अगर एक हमें गोल्ड लेनी है तो आपको पता क्या करना है कि दूसरी भी गोल्ड ही रहे, इसका मतलब दो गोल्ड वाले की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो यहाँ पर इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मींस इवन जो पार्टीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। यहाँ पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पता करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टीशन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टीशन का पता करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, देखो गोल्ड लेने की यहाँ क्या आ जाएगा, 2 है, दोनों के दोनों गोल्ड है तो 2/2 प्रोबेबिलिटी आएगा। यहाँ पर एक भी नहीं है गोल्ड तो 0/2 आएगा। यहाँ टोटल 2 है उसमें से एक गोल्ड है 1/2 आ जाएगा। इन सब की प्रोबेबिलिटी यही है। तो आपको पता क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग गोल्ड वेयर इवन इज, इसका उल्टा, ये तो दे ही रखा है आपको, ये तो दे ही रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन इवन, ये जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन इवन ही है, ये वाली प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन इवन। इसी तरीके से ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन E2। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन E3, ये तो दे ही रखा है। हमें पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टीशन इवन पता करना है, वेयर गोल्ड इज ऑलरेडी टेकन, गोल्ड कॉइन इज ऑलरेडी टेकन, ये पता करना है। तो कौन सा हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा, तो ये क्या है 1/3 इंटू 2/2। बाकी क्या आएगा, बाकी सब जुड़ जाएंगे कि 1/3 इंटू 2/2 प्लस में 0, ये 0 आ जाएगा, 0 इंटू 1/3। इसी तरीके से प्लस में 1/3 पहले लिख देना, 1/3 इंटू 1/2, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करोगे तो 1/3 सब में कॉमन है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर आ गया 2/2 का मतलब 1, और यहाँ 2/2 1 का मतलब 1/1 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा, 3/2। तो ये सॉल्व करके 2/3 आ गया। तो ये एग्जांपल नंबर 17 था। एग्जांपल नंबर 18 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 18 में कहा गया है, सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। कोई HIV टेस्ट का रिजल्ट दे रखा है, इस तरीके से है कि ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। कहा गया कोई अगर HIV पॉजिटिव का पेशेंट है तो 90% हमारा जो टेस्ट है वो इफेक्टिव है, मींस 90%। ये सिंपल स्पेस है, इसका 2 हिस्सा है, एक आपका, अभी दोनों हिस्सा देखते हैं। HIV पॉजिटिव वाले 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। मींस अगर किसी को डिजीज है तो 90% एफिशिएंसी है, 90% चांस है कि हम उसको पता लगा लेते हैं इस जो टेक्निक से, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद में इस इतनी रिलायबिलिटी है ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV। उसके बाद में है ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, जिनको HIV नहीं है 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव। मीन जो HIV नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी 99% बता देता नहीं है, बट 1% आर डायग्नोज एज शोइंग HIV पॉजिटिव। लेकिन जिनको नहीं है, मीन्स वो हेल्दी हैं, उनको कोई नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, लेकिन 1% चांस है, उनको भी बता देता है ये इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, उनको भी बता देता है कि ये पॉजिटिव है। ऐसे केवल 1% चांस है। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब सैंपल स्पेस होता है, तो फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन में कितने परसेंट है यहाँ पर, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% है HIV। तो यहाँ तरफ सैंपल स्पेस के 2 पार्ट हैं, जिनको HIV है वो कितने हैं, वो 0.1% है। परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय मीन 0.1/100 है, तो इसका मतलब 99.9/100 लोग कैसे हैं, परसेंट लोग, ये जो है ये हेल्दी लोग हैं। तो ये आपका इवन इवेंट हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाले डिजीज वाले हैं और ये हेल्दी वाले हैं, ऐसे भी लिख सकते हो DH। डिजीज वाले, डिजीज का इवेंट कितना है D, और हेल्दी वालों को H से लिखा गया है। तो ये अब देखो इधर क्या है, अब हमारा काम क्या है, पूछा क्या गया है यहाँ पर, पता क्या करना है इसमें, फाइंड द एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम आर। पता क्या करना है इसमें, 0.1% पर्सन 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक पर्सन को लेना है, गिवन द HIV टेस्ट, उसको टेस्ट करना है, HIV टेस्ट दिया गया, एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम आर हर एज HIV पॉजिटिव, तो वो HIV पॉजिटिव मिला। पता क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन
एक्चुअली हैज HIV पॉजिटिव, मींस एक्चुअली यहाँ डिजीज वाले से आए। तो अब देखो यहाँ जब आप किसी को ढूंढ रहे हो, मतलब फाइनल इवेंट आपका क्या है, दोनों में जो कॉमन इवेंट है वो फाइनल इवेंट अगर मान लो ई ले लिया गया, तो फाइनल इवेंट अगर ई है, ई मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई HIV पॉजिटिव, अ पर्सन हैविंग, यहाँ प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, अब इवेंट ऑफ ए पर्सन, इवन दैट ए पर्सन हैविंग HIV पॉजिटिव, हैविंग HIV पॉजिटिव, ये सब लिखा हुआ है फिलहाल में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ अगर ये इवेंट है तो ये इवेंट कहाँ से, यहाँ से भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। तो अगर डिजीज वाले में देखेंगे तो 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट दैट द पर्टिकुलर पर्सन हैज द डिजीज। तो इसकी एफिशिएंसी कितने, 90%। तो 90% तो यहाँ से आ जाता है 90/100। और कह रहे हैं अगर हेल्दी पर्सन को भी देखा जाता है तो 1% वहां भी चांस है मिलने के कि हाँ उसको डिजीज है। तो 1% हो सकता है यहाँ से मिल गया, 1% मतलब 1/100। ये सिचुएशन है। पता क्या करना है, एक्चुअली मीन डिजीज वाला ही पर्सन आपको पता करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज वेयर इवेंट मींस पर्सन इज ऑलरेडी टेकन, ये आपको जो वैल्यू दे रखा है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर डी दे रखा है मीन डिजीज वाले में। ये वाला प्रोबेबिलिटी जो दे रखा है 1/100, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको फाइनल इवेंट अंडर हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन में आपको मिला है 1% कि इसको डिजीज है, HIV पॉजिटिव है। अब यहाँ पता करते हैं तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, मीन्स 0.1 अपान में 100 इंटू 90/100, ये ऊपर आ जाएगा कि डिजीज वाले में ही है, मिला है। और नीचे कितना आ जाएगा, एक यही वैल्यू रहेगा 0.1 इंटू 100, 90 अपान में 100, प्लस में ये वाला वैल्यू आ जाएगा कि 99.9 अपान में 100 इंटू 1/100। इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 यहाँ इसके इसमें सब कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर देखो 9 आ जाएगा और यहाँ 9 प्लस में 99.9, 9 ऊपर कॉमन ले लो तो 9 कॉमन लोगे तो 9, यहाँ 1 और नीचे भी 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, हटा देते हैं, 9 कॉमन लिया तो 1 प्लस में 1 तो इस तरीके से 9 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया 1/12.1, इसका मतलब हो गया 10/121। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। आप इसको आगे कर लेना और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो 10/121 इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। चेक कर लेंगे, आंसर शायद यही आ रहा है 10/121 या जो कुछ है, यहाँ सॉल्व करके आप पता कर सकते हो। यहाँ दे रखा 90/1089, वही होगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया। इसी तरीके से देखते हैं एग्जांपल नंबर 18 के बाद में एग्जांपल नंबर 19 है और 20 है, दोनों जो एग्जांपल हैं वो कवर हो जाएंगे, तो इसलिए उनको हम नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 21 कर रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस में कवर हो जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 21 देखते हैं 21 में क्या है, क्योंकि छोटे छोटे एग्जांपल 19 और 20 हैं, वो हम करा देंगे वैसे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 21। जो क्वेश्चंस कई बार हैं एक्सरसाइज में भी। एग्जांपल नंबर 21 कहा गया, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। कोई किसी इंसान की हैबिट है कि वो 3 बातें सही बोलेगा 4 में से, मीन्स अगर उसको 4 बातें बोली जा रही तो 1 झूठ बोलेगा, 3 सही बोलेगा। तो इसका मतलब उसकी ये हैबिट है। अभी कोई इवेंट नहीं ऑकर हुआ है, मीन्स अभी पार्टीशन हमें नहीं करना, किसी के बात को पार्टीशन नहीं करते। इवेंट क्या है, किस तरीके से, सैंपल स्पेस कहां से है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। ही थ्रोस अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। वो कोई एक डाई को थ्रो करता है, तो डाई को थ्रो किया तो सबसे पहले किसी बात को बोलेगा तो बोल देंगे उसके पास क्या, एक डाई को थ्रो किया। अब यहाँ ये हो सकता है वो सही बोल रहा है ट्रुथ, या फिर टी या एफ लिख देते हैं, ट्रुथ बोल रहा है फॉल्स बोल रहा है, ट्रू है या फॉल्स है, दोनों बातें हैं। तो ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/4 है। लेकिन अभी किस बात पर वो बोलेगा, जब डाई को थ्रो करेगा, तो डाई को थ्रो करेगा क्या करेगा, 6 आया, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, डाई में 1 2 3 4 5 6 होता है, 6 एक ही बार आता है, 1 2 3 4 5 6 में 6 एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब 1/6 है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो दूसरे फॉल्स कितना, 5/6 है। अब यहाँ क्या है कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से कहा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। मींस वो कुछ कहेगा, इस पर बोलेगा। अब अगर वो ट्रू कह रहा है तो ट्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो फाइनल इवेंट ये एक्चुअली में ये 6 है, इसको ई इवेंट में ले लिया गया, तो ई
अंडर टी सही बोला है और 1/6 ही आया है और ये कहा भी इसने है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 आउट ऑफ 4 है, 3/4 है। इसी तरीके से दूसरा वाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स वाले में कितना आ जाएगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल इवेंट अंडर फॉल्स वाले में कितना आ जाएगा 3/4। अगर यहाँ है तो 1/4 मीन्स इसका 3:2, यहाँ 3/4 अगर सही बोल रहा है तो 1/4 इसका झूठ बोलने का होगा। तो प्रोबेबिलिटी के किसकी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू की पता करनी, क्यों सही ही बोल रहा है और आया भी सही ही है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1/6 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 1/6 इंटू 3/4 प्लस में 5/6 इंटू 1/4, ये वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो यहाँ देखो जो कैंसिल होने वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, 6 यहाँ से कैंसिल हो, 6 4 24, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा 24, तो 3 ऊपर आया, नीचे 5 3 8 आ गया, तो 3/8 आ गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि बाकी क्वेश्चंस भी देखते हैं। एग्जांपल नंबर 21 के बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 19 भी कर ही लेते हैं क्योंकि बड़ा सा लग रहा है ये, चलो क्योंकि बच्चों के डाउट से रहते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। एग्जांपल नंबर 19 देखते हैं। कहा गया इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोर्ड्स मशीन्स ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25। कोई मशीन है जो मैन्युफैक्चर करे, बोल्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो बोल्ट किस मशीन ए बी सी से, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या होते हैं, परसेंट वाला प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं करवाते बच्चे, तो गलती करते हैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। तो इसका मतलब 3 मशीन ए बी सी इस तरीके से है, और किस तरीके से यहाँ 25%, 35% और 40%। 25% में 25/100 तो यहाँ से, इसी तरीके से 35% दूसरे वाले से, 35/100 में प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देना है, और सी मशीन दे रही 40/100, तो ए बी सी ही ले लेते हैं नाम भी इनकी इवेंट की। तो सैंपल स्पेस आपका देखो प्रॉपर्टी का 25 35 60 और 40, तो 100% हो गया। इसके बाद में कहा गया है 40% ऑफ द बोर्ड्स ऑफ देयर आउटपुट, इनके जो आउटपुट मिल रहे हैं 542% मीन्स 5, ये 5% है मीन्स 5/100। इसी तरीके से दूसरे वाले में 4/100 यहां से आउटपुट, और जो इसी वाले से मिल रहा है 2/100। ये किस तरीके से है 2/100% रेस्पेक्टिवली, परसेंट मतलब डिवाइड कर दिया गया, पर मंथ मींस डिवाइडेड बाय सेंट मींस 100, तो परसेंट किस तरीके से है परसेंट आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स, ये सब डिफेक्टिव बोल्ट है, डिफेक्टिव को हम डी ले लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव या फाइनल इवेंट ई ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन ए इक्वल टू इतना है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन बी है, इसी तरीके से ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल इवेंट इन सी है, ये सब दे रखे हैं। तो पता क्या करना है यहाँ पर डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी, बी वाले से अगर बनाया गया है तो पता करो, मींस बी जो पार्टीशन है इसका पता करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ई इज ऑलरेडी टेकन, तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, मींस 35/100 इंटू 4/100, ये हिस्सा ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई बाकी नीचे 25/100 इंटू 5/100, इसी तरीके से 35/100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, प्लस में 40/100 इंटू 2/100, ये आ गया 100 यहाँ भी एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम, ऐसे एलसीएम में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे ऊपर आ जाएगा 35 इंटू 4, 5 भी कैंसिल हो सकता है, सब में 5 कॉमन है, तो ऊपर आ गया 35 इंटू 4, 5 कॉमन ले लो, तो 5 इंटू 7 इंटू 4 मीन्स 5 इंटू 28 आ जाएगा ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा 5 कॉमन लिया तो 5 कॉमन ले लेगा, तो यहाँ 25 आया, यहाँ 28 आएगा, ऊपर वाला ही रहेगा, और यहाँ पर 8 आया, 5 8 था तो 16 आ गया, तो ये अब इसको जोड़ देने हैं, तो 5 5 कैंसिल हो गया, और ऊपर आ गया 28, और नीचे आ जाएगा 25 28 16 सब जोड़ देंगे, तो ये आ गया 53 और 16 69 आ जाएगा, 53 एंड 16, तो 59 69 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 19 का 28/69। वैसे चेक कर देना, बाकी आप कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि 3 से ही कैंसिल हो सकता है, ये 4 से 7 और 2 से कैंसिल होगा। एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या कहा गया है कि अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, एग्जाम्पल नंबर 20 में डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज नोन
दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मींस यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जांपल नंबर 20 में यहाँ पर क्या कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को यहाँ विजिट कर रहा है, तो आपका सैंपल स्पेस में पूरी जो सभी इवेंट मिला के है वो सैंपल स्पेस कहा जाता है। यहाँ चार पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटीज है E1 मान लेते हैं, E2 ले लेते हैं और यहाँ E3 ले लेते हैं, इसी तरीके से E4। तो ये क्या करते हैं कि E1 क्या है, किस किस से आ सकता है, ये वो कह रहे हैं कि उसको जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो किस तरीके से बस से आएगा। सबसे पहले है विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर। ट्रेन, बस, स्कूटर। अगर वो ट्रेन से आ रहा है E1 इवेंट, बस से आ रहा है तो स्कूटर से आ रहा है तो यहाँ पर, और E4 इसी तरीके से दे रखा है। E4 मतलब अदर मीन्स, कोई अदर मीन्स से आ रहा है और तरीके से किसी दूसरे के सवारी से, तो यहाँ पर E4 इवेंट ले लिया गया। तो यहाँ ये दे रखा है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज भी दे रखी हैं। किस तरीके से प्रॉपर्टीज हैं? 3/10, 1/5 और 1/10, 2/5। तो इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं कि अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रेस्पेक्टिवली 3/10, ये 3/10 है। इसी तरीके से 2/10 मीन्स 1/5 है, साथ में 1/10, यहाँ 1/10 है, और अदर मीन्स का 2/5 है। सबको जोड़ो, देखो 1 आना चाहिए। 3/10, 3 to 5/10, 5, एक 1 6 आ गया, 6 और 4 तो 10/10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 10/10 आपके पूरा सैंपल स्पेस है। अब देखो उधर, अगर वो ट्रेन से आ रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? साथ में कह रखा ये हो गया, द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3, 1/12, 1/4, 1/3, 1/12। ये कह रहे हैं कि अगर वो आ रहा है तो इस तरीके से लेट होगा। 1/4 इसकी पॉसिबिलिटी, अगर ट्रेन से आ रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, 1/12 if he comes by train, bus and scooter respectively, but if he comes by other means of transport, then he will not be able to not be late. तो पता क्या करना है? when he arrives, he is, अब करें when he arrives he is late, what is the probability that he comes by train? तो पहले वाले मीन्स में कहा गया, और ये कह रहा है कि अगर वो अदर मीन्स से आता तो कोई भी प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं है यहाँ पर लेट होने की। तो आप देखो E1 में प्रोबेबिलिटी आप लेट को अगर L मान लें तो लेट इन बाय ट्रेन में ये वैल्यू दे रखा है। ये वैल्यू क्या है कि प्रोबेबिलिटी आप लेट, ठीक है, अंडर E2, ये हम E1 E2 ले रखे हैं, तो E1 कर देना लेट अंडर E2, बस से अगर आ रहा है तो 1/3 है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी आप लेट इन अंडर E3, ये वैल्यू 1/12 है। इस तरीके 0 है अगर वो अदर मीन से आ रहा है, कि प्रोबेबिलिटी आप लेट अंदर E4, ये 0 दे रखा है। तो पता क्या करना है आपको? प्रोबेबिलिटी आप, हमें ट्रेन वाला पता करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी आप E1 पता करना, लेट ऑलरेडी है तो ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, मीन्स 3/10 इंटू 1/4 ऊपर रहेगा। नीचे कितना आ जाएगा? 3/10 इंटू 1/4 प्लस में 1/5 इंटू 1/3, यहाँ पर प्लस में 1/10 इंटू 1/12 और प्लस में यहाँ 2/5 इंटू 0। इन्हीं को सिंप्लीफाई कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? जो कुछ आया वो आपका आंसर हो गया। तो इन्हीं को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके हम वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 ऊपर 10 इंटू 4 अगर एलसीएम ले लेते हैं 40, यहाँ 40 नहीं ज्यादा आएगा, चलो एक एक देख लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? 3/40, पहला ऊपर न्यूमरेटर आया, नीचे क्या आ जाएगा? 3/40 प्लस में 1/15 प्लस में 1/20, 120। तो 120 इनका एलसीएम हो गया, 120 इनका एलसीएम आ गया। तो 120 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3/40 इंटू 120 ऊपर चला गया, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 आ जाएगा, 9 और यहाँ 15 6 जा 8 जा 8 आ जाएगा, और ये 1 है ही है। तो यहाँ पर 14, यहाँ 3 टाइम्स गया तो ऊपर आ गया 9 और नीचे आ जाएगा 9 और 17 18 आ जाएगा, 18 9 से कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 9 3 3, हाँ ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल थे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और बाकी क्वेश्चन जितने हैं वो बेस थ्योरम पर हैं। मींस बेस थ्योरम का जो प्राइमरी है
वो शुरू में, उसके बाद में सारा क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम पर ही बेस्ड है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। कुछ 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 में कहा गया है 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.3। अब हम शुरू करते हैं। अभी एग्जांपल था, क्योंकि एग्जांपल थोड़े अच्छे एग्जांपल थे, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं में कहा गया एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अब कहा गया एक कोई अर्न में 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। कहा गया एक बॉल है लिया गया और उसका कलर नोट किया गया और अर्न पे रख दिया गया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। उसके बाद 2 और एक्स्ट्रा रख देते हैं। देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। तो यहाँ 2 बार एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या दिया गया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हो सकता है रेड बॉल लिया गया हो या ब्लैक बॉल लिया गया हो। अगर रेड लिया गया, सेकंड में कहा गया अगर रेड लिया गया है, मान लो ये वाला सिचुएशन है, तो रेड लिया गया है तो 2 रेड और जुड़ जाएगा, मींस रेड में 2 रेड और जोड़ देना जितना पहले है। फिर आपको 1 रेड बॉल लेना है। और इसी तरीके से अगर ब्लैक लिया गया है तो ब्लैक में से तो टोटल में से फिर से 2 ब्लैक जुड़ जाएंगे, लेना आपको रेडी है। तो ये सिचुएशन है। तो यहां देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फर्स्ट देन ब्लैक, ये सिचुएशन हो। मान लो यहाँ पर फर्स्ट रेड, लास्ट में सर रेड ही लेना, रेड सेकंड, ये वाला सिचुएशन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, ये एक ही में लिख देते हैं। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, पहले ब्लैक लिया गया, ब्लैक फर्स्ट, सेकंड रेड ही लेना है, ये कहा गया है। तो यहां देखते हैं, ये पी नहीं लिखते, एक ही में लिख देते हैं बीच में। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 इंटू रेड 2 और मीन्स प्लस होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक अगर फर्स्ट में कहा गया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में रेड ही लेना है, 2 एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी यही लिया गया है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2। ये फर्स्ट वाले में कि सेकंड और फर्स्ट का मतलब है कि हमने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अगर रेड लिया गया है तो रेड कितने हैं, 5, टोटल 10 है, तो 5/10 आ जाएगा। इंटू फिर से रेड लिया गया है, तो रेड लिया गया, अगर रेड बॉल लिया है तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस में 2 रेड होगा, तो इसका मतलब 7 रेड बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 में से फिर 7 आपके फेवरेबल है, टोटल 7 5 12 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ब्लैक बॉल आपने पहले लिया है तो ब्लैक के भी 5/10 है, लेकिन आपको क्या करना है, फिर ब्लैक रखना पड़ेगा 2, ब्लैक 2 रखना पड़ेगा, तो 5 रेड प्लस 5 ब्लैक में ये 2 जुड़ जाएगा, तो ये 7 बन जाएगा, 7 ब्लैक हो जाएगा, लेकिन रहना आपको रेड है, तो यहाँ 5 रहेगा, टोटल में 12 आ जाएगा। इन्हीं को जोड़ लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो फाइनल इवेंट है, फाइनल इवेंट मतलब फाइनल जो रेड लेना है वो मिल जाएगा। तो फाइनल रेड आपको कितना मिल जाएगा, 5 7 12 और यहाँ 25, तो 5 35 और 25, 35 25 60 अपॉन में 120, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब सब कुछ जितने क्वेश्चन है सब कुछ बेस थ्योरम से है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। कोई बैग है, कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। उसके बाद में अनदर बैग कंटेन्स, मींस 2 बैग हैं, यहाँ पर 2 बैग हैं। तो सबसे पहला काम है बैग की प्रोबेबिलिटी, मींस आपको सैंपल स्पेस को बांटना। तो 2 बैग है, यहाँ बैग B1 एंड B2, 2 बैग ले लेते हैं। इस तरीके से पहले वाले में क्या है, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 4 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। इसी तरीके से B2 में कहा गया है अनदर बैग 2 रेड एंड 6 ब्लैक, इसमें 2 रेड प्लस में 6 ब्लैक हैं, बॉल्स हैं। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। इसमें से रेड बॉल लेनी है, तो रेड बॉल लेनी है, तो इसमें अगर रेड बॉल देखेंगे तो 4/8 आ जाएगा, इसमें रेड बॉल देखेंगे तो 2/8 आ जाएगा, इसमें भी 2 6 8 है। अब पता क्या करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मींस आपको प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 की पता करनी है। जो आपका कॉज है बैग 1 है, वह रेड बॉल इज ऑलरेडी टेकन। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले की पता करनी है, तो फर्स्ट में पहले दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 बैग 2 की 1/2 हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, आपको समझना ही सब। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 4/8 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा 1/2
इंटू 4/8, ये हम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ इसी तरीके से क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में 2/8, ये बिल्कुल लास्ट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो 1/2 यहाँ पर सब में कॉमन है, ऊपर आ गया 4/8 और नीचे आ जाएगा 4 to 6/8। तो 8 कैंसिल हो गया, 4/6 का मतलब 2/3 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज नोन दैट 60% reside in a hostel and 40% are day scholars। कहा गया कि कुछ जो है कोई हॉस्टल है जहां पर 60% बच्चे 60% तो 60/100 और यहाँ पर 40%, तो कहा गया 60% तो हॉस्टलर हैं और ये है डे स्कॉलर, एच डी मान लेते हैं। एच मीन्स हॉस्टलर और डी मीन्स डे स्कॉलर्स हैं, डे में ही रहते हैं। चले जाते हैं उसके बाद में, तो 60/40 का मीन्स 100 है। तो प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। कहा गया जो हॉस्टल में रह रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड देखा गया, उसमें से 30% ए ग्रेड पा रहे हैं। ए ग्रेड मान लो फाइनल इवेंट है। ए इन एच वाले ये कितने हैं 30%, ये फर्स्ट वाले में 30/100 है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड इन डे स्कॉलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड, ए मीन्स ए ग्रेड पाने वाले इवेंट, तो ए यहां जो नोटेशन दिया गया है इसका मतलब क्या है, ऑब्टेनिंग ग्रेड ए इन एग्जामिनेशन। तो 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड, 20% यहाँ पर इनके नंबर्स हैं, मीन्स ए इन डी वाले में कितने हैं 20%, 20/100। अब पता क्या करना है यहाँ पर, ग्रेड ऑफ देयर, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द ईयर one student is chosen at random from the college and he was in grade A. What is the probability that the student is a hostler? करे कोई लास्ट में देखा गया एनुअल एग्जाम के बाद में ए ग्रेड मिला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हॉस्टलर हो वो, तो क्या आ जाएगा कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर पता करना है अंडर ग्रेड ए, मीन्स वेयर ए ग्रेड इज ऑलरेडी टेकन। तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, मीन्स 60/100 इंटू 30/100 डिवाइडेड बाई, यहां नीचे आ जाएगा 60/100 इंटू 30/100 प्लस में ये वाला वैल्यू 40/100 इंटू 20/100। तो ये सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई 100 यहाँ नीचे कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में 0 भी दो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो वाले ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जीरो मीन्स 100 कॉमन है। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर 6 इंटू 3 18 आ गया और नीचे कितना आ गया 18 प्लस में 8 आ गया, 4 to the 8, तो 18/26 या गया 18/26, 2 से कैंसिल हो जाएगा 9/13। तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में है कि इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कोई मल्टीपल चॉइस टेस्ट है तो उसके क्वेश्चन के आंसर देने में क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इन आंसरिंग a question on a multiple choice test a student either knows the answer or guesses। उसके बाद दो चीजें हैं, दो चॉइस से आंसर दे रहा है, either he knows the answer, अगर वो पता है या तो either he knows the answer or guesses। ये मींस knows the answer, know the answer, ये know वाला है और ये guess है, ये इस तरीके से आंसर देता है। तो उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर वो know the answer है, knows the answer or guesses the answer, let 3/4 with the probability that he knows the answer and 1/4 with the probability that he guesses the answer। तो इसका क्या है 3/4 है और गेस का 1/4 है, ये दे रखा है। दोनों जोड़ के देखो सिंपल स्पेस 1/1 आना चाहिए, तो 4/4 हो गया, 3 1 जोड़ के। कहा गया है यहाँ पर with the probability that he guesses, assuming that a student who guesses the answer will be correct विद प्रोबेबिलिटी 1/4। कह रहे अगर वो गैस कर रहा है, तो अगर कभी कभी गैस का सीधा दे देते हैं कि इसमें गैस अगर कर रहा है तो आप उसका आंसर करेक्ट है, मान लो प्रोबेबिलिटी आप करेक्ट आंसर, आप इफ गेसिंग आंसर, तो उसका कितना 1/4। कभी कभी 1/4 ना दे करके 4 चॉइसेस वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो अपने आप ही समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी आप करेक्ट बाई गेसिंग द आंसर 1/4 होता है, क्योंकि जितने चॉइसेस होंगे उसी में से
आपका 4 में से एक सही होगा तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। अगर वो पहले से आंसर जानता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट अंडर नोइंग द आंसर ये हमेशा 1 रहता है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो पता क्या करना है, यहाँ पर पूछा क्या गया है, what is the probability that the student knows the answer given that the answer is correctly, given he correct answer correctly, मीन्स आपको ये वाला फर्स्ट वाला पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही नोज द आंसर और आंसर इज करेक्ट, सी मीन्स करेक्ट है, यहाँ सी मीन्स करेक्ट, वही नाम हमने ले लिया है, E1 E2 नहीं लिया है। तो इसमें क्या जाएगा, ये हिस्सा ऊपर रहेगा, मीन्स 3/4 इंटू 1, ये हिस्सा ऊपर रहेगा, यह नीचे क्या जाएगा टोटल इसका, मीन्स पूरी प्रॉपर्टी ली जाएगी 3/4 इंटू, इसलिए पहले समझा दिया कि ये इसका हिस्सा होता है, 1 तो इसमें है लेकिन इसका अपना हिस्सा कितना 3/4 है। इसी तरीके से यहाँ पर 1/4 इंटू 1/4, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ देखो 1/4 4 4 1 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ऊपर आ गया 3 और नीचे कितना आ जाएगा 3 प्लस में 1/4, तो 4 3 12 प्लस 1 13 आ जाएगा और ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12/13। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऐसे इसमें क्वेश्चन है, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, 11-12 क्वेश्चन है, लेकिन सभी क्वेश्चंस एक ही इसी बेस थ्योरम पर ही है, तो इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, laboratory blood is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact, मीन्स क्या होता है, लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है वो 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट, व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, अगर वाकई में प्रेजेंट है तो 99% इफेक्टिव है वो डिटेक्ट करने में। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। ऐसे अगर हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया जाए तो 0.5% वहां भी पॉसिबिलिटी है कि वो गलत रिजल्ट दे देता है, मींस जो हेल्दी है उसको भी बता देगा इसको भी डिजीज है। इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड, ब्रैकेट में दे रखा है, देन विद प्रोबेबिलिटी 0.5% में 0.5/100 the test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, अगर 0.1% में अगर डिजीज है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉपुलेशन का मतलब होता है सैंपल स्पेस, ये समझ लो। तो कितने लोगों को है, 0.1% को डिजीज है, इसका मतलब डिजीज वाले कितने हैं 0.1 और हेल्दी कितने हैं आपके जो बाकी बचेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.1% मीन्स होता है डिवाइडेड बाई 100, तो इसमें से माइनस कर दोगे 99.9%, 99.9/100, ये इतने आगे जिनको डिजीज नहीं है। तो इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो यहाँ लास्ट से पता चल जाता है कि पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, इसका तो दो कैटेगरी है, डिजीज और हेल्दी की। तो आपको डिजीज वाला पार्टीशन का वैल्यू पता करना है, तो पार्टीशन के यहाँ प्रोबेबिलिटी पर गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव और उसको हाई डिजीज ये पता करना है। तो अब देखो, अगर हम कोई डिजीज वाले को देखते हैं और उसको जाके टेस्ट देते हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया लेबोरेटरी टेस्ट क्या बता रहा है, 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। तो अगर है तो उसको 99% मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको अगर एक्चुअल में डिजीज है, प्रोबेबिलिटी आप ए मान लेते हैं अंडर डिजीज वाले, तो ये आपका 99% सही है, 99/100 ये सही है। इसी तरीके से कहा गया द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन। अगर हेल्दी पर्सन है तो वहां भी ये थोड़ी सी गलती कर देता है कि 0.5% मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एक्चुअली डिजीज दिखा देता है, मींस डिजीज है ए को मान लिया। अगर हेल्दी पर्सन में भी ये डिजीज, ए का मतलब है यहाँ पर डिजीज का मिलना, ये भी बता देता है और इसके परसेंटेज बहुत कम है, 0.5/100 है, 0.5% कहा गया तो 0.5/100। अब पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज पता करना है वेयर इट इज नोन दैट एक्चुअली डिजीज पर्सन इज डिटेक्टेड। अगर एक्चुअली डिजीज पर्सन इज डिटेक्टेड, एक यहाँ जो लिखा गया है इसका मतलब है कि डिजीज पर्सन, ये डिजीज पर्सन है, डिजीज पर्सन
डिजीज पर्सन इज डिटेक्टेड है, ये कहा गया है DI, ये स्पेलिंग DI होता है, डिजीज पर्सन इज डिटेक्टेड, ये इज डिटेक्टेड, एक्चुअली डिटेक्टेड लिख सकते हैं, एक्चुअली डिटेक्टेड, ये मिल गया है। तो ये पता कहीं से हेल्दी वाले टेस्ट में मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, क्योंकि वहां पे हेल्दी में भी गलती होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये वैल्यू पता करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हिस्सा ऊपर रहेगा, मीन 0.1/100 इंटू 99/100, ये हिस्सा ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 0.1/100 इंटू 99/100, प्लस में ये वैल्यू 99.9 अपान में 100 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, ये दे रखा है। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ गया आपका 100 तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल ही कर दो, 200 यहाँ भी सब जगह 200 है, ये आ जाएगा 9.9, ऊपर नीचे आएगा 9.9 प्लस में 0.5 इंटू 99.9, यही रह गया। इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई करने पर हमारे पास 9 कॉमन आ सकता है, तो 9 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1.1 और नीचे आ जाएगा 1.1 प्लस में 0.5 इंटू 1.1, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर आ गया 1.1, यहाँ आ गया 1.1 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब 5 हो जाएगा, डेसिमल आपको 2 के बाद में, तो 5.55 के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 1.1, इनको जोड़ लिया गया, तो 516 आ गया, 6.65 ये आ गया, यहाँ एक जीरो बनाना, एक डेसिमल हट गया, तो 110 अपान में 665 कैंसिल कर सकते हैं हम 5 से, तो 522, 5 2 10, 522 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 1 5, उसके बाद में 5 3 और 522/133, और आगे कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, और नहीं होगा कैंसिल, तो 22/133 आंसर हो जाएगा। बाकी कैंसिल करके 11 से देखो नहीं होगा, यहाँ 23 आ रहा है, ठीक है। कुछ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अप 2 हेडेड, 3 कॉइन्स है, वन इज अप 2 हेडेड, पहले वाली 2 हेडेड है, इसी तरीके से मीन दोनों साइड में, दोनों फेस में हेड ही है। एन अदर इज बाइस्ड कॉइन दैट कम्स अप 75% ऑफ द टाइम, कम्स अप हेड 75% ऑफ टाइम, दूसरी वाली है उसमें 75% ऑफ टाइम्स हेड ही आता है, एंड द थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन, और तीसरी वाली, ठीक है। तो यहाँ क्या सैंपल स्पेस आपका 3 हिस्सों में बट गया, कौन कौन से, पहला वाला हिस्सा में है, फर्स्ट वाला हिस्सा है, सेकेंड वाला हिस्सा है। तो फर्स्ट वाले हिस्से में कहा गया है कि दोनों HH हैं, पहले वाले हिस्से में दोनों HH हैं दोनों साइड में। दूसरे वाले में हिस्से में कहा गया 75% टाइम्स हेड है, मीन्स हेड इस बार क्या है 75, हेड आपका 75/100 है, यहाँ टोटल 100 है, मीन्स 2 है, दोनों में वही बात है। इसी तरीके से लास्ट वाले में कहा गया अनबाइस्ड है, तो यहाँ पर HT टाइप का है, तो यहाँ 1/2 प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ऑफ द टाइम्स थर्ड इज अनबाइस्ड कॉइन्स, वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में इसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर आपका क्या दे रखा है कि 2 हेडेड कॉइन है, मींस दोनों तरफ दोनों फेस में हेड है, उसके बाद में एक हेड आने के 70, ये आपका बाइस्ड कॉइन है, 75% चांस है आने के। इसी तरीके से यहाँ पर ये सीधा अनबाइस्ड कॉइन है, तो E1 E2 E3 ले लिया, यहाँ दोनों हेड आने की 2/2 हो गया, हेड ही लेना है सिर्फ आपको, 75% है, इसको 75% को हमने कैलकुलेट करके 3/4 किया। अब पता क्या करना है, जो हमें पूछा गया है वो कहा गया है कि आप ये बताओ कि जो है इज अनबाइस्ड कॉइन, वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन, वन ऑफ द 3 कॉइन्स से तीनों में से एक चूज किया गया एट रैंडम एंड टेस्ट किया गया, इट शोज हेड्स, ये हेड शोट कर रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन्स, मींस अगर हेड आया है ये देखा गया तो 2 हेडेड कॉइन से ये आना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 हेडेड कॉइन से इससे आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या चाहिए हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन चाहिए, इवन पार्टीशन, जो पहला पार्टीशन है वो चाहिए, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इन H, तो यहाँ क्या आ गया, इसको कैलकुलेट किया गया, तो 1/3 इवन की प्रॉपर्टी, 2/2 यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर इसी तरीके से 1/3 इंटू 3/H, ये दूसरा वाला वैल्यू 75% का मतलब हो गया 3/H, इसको कैंसिल करके ये 3/4 बन जाएगा, 3/4
तो 1/3 इंटू 3/4, 1/3 इंटू 1/2 सॉल्व किया गया। 1/3 सब में कॉमन है, कैंसिल कर दिया गया। 1/1/3 प्लस 1, और इस तरीके से ये आपका 4/9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये हमारे पास लिखा नहीं है, मैं तो उसको जो है बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो इस बार क्या है, स्कूटर ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स और साथ में ट्रक ड्राइवर्स। तो स्कूटर कार ड्राइवर्स मीन्स आपको किस तरीके से है, यहाँ पर आपका सैंपल स्पेस 3 हिस्सों में बांटा गया है, स्कूटर, कार और ट्रक में। तो यहाँ देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपका जो सैंपल स्पेस है वो 3 हिस्सों में बट गया। ये आपका सैंपल स्पेस 3 हिस्सों में, पहला स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर मान लो E1 ले लेते हैं, ये स्कूटर वाले। इसी तरीके से फर्स्ट स्कूटर है इंश्योरेंस कंपनी का, और दूसरा कहा गया है स्कूटर ड्राइवर्स, इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स और साथ में 4000 कार ड्राइवर्स। दूसरा कार है, E2 मान लो कार का हिस्सा है। इसी तरीके से E3 वाला हिस्सा ये आपका ट्रक का है, ये हिस्सा ट्रक का है। तो मर्जी हो नाम, या चलो E1 E2 दे लेते हैं, ये कार और ये आपका स्कूटर, क्योंकि एस मतलब सैंपल स्पेस भी होता है। तो ये आपका स्कूटर ड्राइवर है। अब क्या कहा गया है, इनमें ये बस ध्यान क्या रखना है कि इनकी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। प्रोबेबिलिटी आप E1 कितना है, ये आपका 2000 है, मीन्स 2000 डिवाइडेड बाई, दोनों जोड़ लेंगे तो 2000, 4000 और 6000, तो 6 4 10 2 12, तो 2000 अपान में नीचे आ जाएगा 12000। ये देखना है, इन सबको टोटल अगर देखेंगे E1 E2 के नंबर्स को जोड़ रहे हैं प्लस E3, ये जरूर देखना। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2000 प्लस में 4000 और प्लस में यहाँ पर 246 और यहाँ पर 6000। तो ये सब टोटल कितना आ गया, 12000। तो 12000 में इसका हिस्सा कितना है, E1 का कितना है 2000 अपान में 12000। इसी तरीके से दूसरे वाले का है 4000 डिवाइडेड बाई 12000। तीसरे वाले का, ट्रक वाले का कितना आएगा, तो ये कितना दे रखा है, 6000 दे रखा है, तो 6000 डिवाइडेड बाई 12000। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हिस्सा आ गया 2/12 मीन्स 1/6 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा और यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इनके हिस्से बन जाएंगे। अब कहा क्या गया है यहाँ पर, लास्ट में इंश्योरेंस का कहा गया है, ये तो इंश्योरेंस का हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट दैट आर 0.01, इसकी प्रोबेबिलिटी कहा गया 0.01 है। इसी तरीके से 0.03 है, 0.03 और 0.15 ये ट्रक से एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो पहले वाली कैटेगरी का होना चाहिए, मींस प्रोबेबिलिटी आपका एक्सीडेंट को ए मान ले, ए इन E1 इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्सीडेंट इन E2 इतना है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ट्रक है E3 ये इतना है। तो ये फर्स्ट वाली कैटेगरी का पूछा गया है, मींस प्रोबेबिलिटी आपको पता करना है स्कूटर की, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पार्टीशन का पता करना है वेयर एक्सीडेंट इज ऑलरेडी टेकन। तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, मींस 1/6 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 0.01 प्लस में 1/3 इंटू 0.03 प्लस में 1/2 इंटू 0.15। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है और जो कुछ आया वो आपका आंसर हो गया। तो हम देखें तो यहाँ 0.15 ये हटाई दो, क्योंकि सब में 100 आ रहा है नीचे, तो ये हट गया। तो ऊपर क्या गया 1/6 यहाँ 6 एलसीएम हो जाएगा। तो 6 एलसीएम से क्या मिल गया यहाँ पर, ये आ गया 1, ये आ गया ऊपर 1, नीचे कितना आ जाएगा 1, 3 2 जा 6 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 टाइम्स गया तो 2 2 3 जा तो 45 आ जाएगा, यहाँ 45 आ गया। तो 6 एलसीएम आ गया यहाँ, और ये कितना आ जाएगा 1/45 6 52, तो ये 1/52 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A and B. Past record shows that the machine A produce 60% of the items. A factory has 2 machines A and B. Past record shows that machine A
a product 60% of the items of output and machine B produced, तो machine A produced 60% of the items of output and 40% of the and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into the stock pile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? क्वेश्चन में कहा गया दो मशीन है, मशीन ए एंड बी, इस तरीके से दो मशीन के नाम दे रखे हैं, तो ए बी हम यही ले लेते हैं, ए मशीन एंड बी मशीन। ए मशीन से जो प्रोडक्ट है वो उसका प्रोडक्शन कितना है, ये कह रहा है 60%। ए प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट एंड 40% बी, तो 60% तो ये दे रहा है 60%, तो 60/100 ए से मिल रहा है, 40% मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100 ये बी से मिल रहा है। अब क्या कह रहा है कि फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1%, 2% इससे डिफेक्टिव मिल रहा है ए से, 2 मींस 2/100 ये इतना डिफेक्टिव मिल रहा है इन ए। इसी तरीके से डिफेक्टिव इन बी मिल रहा है 1%, डिफेक्टिव इन बी 1% है, मींस 1/100 है। पता क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता करना है, बी का पता करना है वेयर डिफेक्टिव आइटम इज ऑलरेडी टेकन, तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, मींस 40/100 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाई यहां हो जाएगा, ये वैल्यू पहले रहेगा 60/100 इंटू 2/100 प्लस में 40/100 इंटू 1/100, 100 कैंसिल हो जाएंगे, सब एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो कैंसिल, तो ऊपर आ गया 4 और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ 6 टू 12, 12 प्लस 4 मीन्स 16 आ जाएगा, 12 प्लस 4 तो 16 आएगा, तो 4/16 का मतलब हो गया 4/16, तो ये आ गया 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है बी जो पार्टीशन है बी मशीन से डिफेक्टिव आइटम ऑलरेडी टेकन बट इट कम्स फ्रॉम मशीन बी इज द 1/4। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, इसलिए आपसे एक ही जो इंस्ट्रक्ट है या रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी की बुक जरूर अपने पास रखो, और उसके बाद ही तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ जो रीडिंग कर रहे हैं वो हम एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास बुक है, तो बुक आप जरूर साथ में रखो, कुछ हमें याद है क्वेश्चन, तो इसलिए जल्दी हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ग्रुप्स आर दे रखा है competing for a position, a group for competing for the position on the board of directors of a corporation. The probabilities that the first and the second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. कह रहे हैं 2 groups are competing दो ग्रुप में कंपटीशन हो रहा है, competing for the position on the board of डायरेक्टर के लिए 2 ग्रुप जो कंपटीशन में है। तो कंपटीशन में किस तरीके से कंपटीटिंग है कि ग्रुप ए वाला जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप बी, ए और बी हम इवेंट ही ले लेते हैं। इस तरीके से है कि ये फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपटीशन के लिए ये दोनों ग्रुप काम लगे हुए हैं। इस तरीके से है कॉर्पोरेशन में 2 groups are competing for a position on the board of directors for a corporation. The probabilities that the first and the second groups will win are 0.6, इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। इसी तरीके से दूसरे वाले के 0.4 है। ये जरूर देखो कि यहाँ पर पार्टीशन कंप्लीट है नहीं, क्योंकि इसका सम 1 आना चाहिए, पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी बराबर होना चाहिए फर्दर, और ये प्रोबेबिलिटी में ही आना चाहिए, कहीं 1000 में दे रखा है तो यहाँ 100 से देखो डिवाइड करके 100/100 बनाया गया है। अब साथ में क्या है, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप्स विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, अगर ये जीतता है तो नए प्रोडक्ट का न्यू मान लो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट अंडर ए इज 0.7। इसी तरीके से एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3 और प्रोबेबिलिटी आपका इसकी 0.3 है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने की अगर बी जीतता है। इस तरीके से
लोग जो है इलेक्शन में भी करते हैं, भाई ये जीतेगा तो हमें ये फायदा मिलेगा। अब कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। अगर सेकंड ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप वाला है बी वाला, अगर सेकंड ग्रुप से पता लगा लॉन्च हुआ है नया प्रोडक्ट, तो आपको पता क्या करना है, सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च, एंड व्हेन दिस न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च, एंड यहां न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च, न्यू प्रोडक्ट इज, ठीक है, लॉन्च्ड बाई जो भी है। तो यहाँ क्या जाएगा, ये हिस्सा ऊपर आ जाएगा, मैं 0.4 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ 0.6 इंटू 0.7 प्लस में 0.4 इंटू 0.3। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 4 3 जा 12, ये सब कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ हो जाएगा 42 प्लस में 12, सिंप्लीफाई कर लोगे तो 12 अपान में इन दोनों को जोड़ लेना है, तो 54 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा और 6 9 जा, हाँ 2/9 और कैंसिल नहीं होगा, तो 2/9 आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, एक गर्ल मान लो तो डाई को थ्रो करती है, इफ सी गेट्स 5 और 6, अगर वो 5 या 6 लाती है, सी टॉसेस ए कॉइन। अगर 5 6 मींस क्या है, उसका काम क्या है, एक सपोज अगर थ्रोज अ डाई, सबसे पहला काम कर रही है वो एक डाई को थ्रो कर रही है। डाई को थ्रो करने में एक कैटेगरी है 5 और 6 लाने का, 5 6, और दूसरे में 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कैटेगरी है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4 है इसके पास, तो ये 4/6 आएगा, ये आपका 2/6 आएगा क्योंकि 2 ही है इसके पास। तो आपका जो इवन इवेंट है और यहाँ E2 इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/6, या तो 5 6 आएगा, फिर दो कैटेगरी में बट गया, तो सैंपल स्पेस आपका 2/6 और 4/6 में बट गया। इसके बाद में कहा गया है कि अब अगर इसका क्या है, इफ सी गेट्स 5 और 6, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। अगर ये सिचुएशन आए तो 3 बार कॉइन को वो टॉस करती है, तो 3 बार कॉइन को टॉस करेगी इस तरीके से। अब 3 बार कॉइन टॉस करने से कितनी पॉसिबिलिटी, 8 आएगा, HH इस तरीके से, 2 बार H, HHT, यहां इसी तरीके से HTH, 8 कई बार कर चुके हैं, और THH, या फिर एक बार H आएगा, 2 बार H कर दिया, एक बार H आएगा, HTT, THT, TTH और लास्ट में TTT। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज इसमें आएगा। इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, सी टॉसेस ए कॉइन वंस, और अगर यहाँ है तो एक ही बार HT, एक ही बार कॉइन को टॉस करती है। तो पता क्या करना है यहाँ पर, इफ सी ऑप्टेड एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब 1 हेड लेने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 हेड लेने की प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या 3 आ गया, तो इसमें 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अंडर E1, अगर E1 मींस 5 6 वाले से लिया गया है तो कितना आ जाएगा 3/8, क्योंकि 3 ही चांस है। यहाँ कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हेड लेने की, H मान लो हेड ले गया, E2 के अंदर कितना आ गया, ये 1/2 आएगा, ये सब मिल गया। तो पता क्या करना है, यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी अटेन्स 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो डाई के साथ अगर 1 2 3 4 मींस ये इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए वेयर हेड इज ऑलरेडी टेकन, ये वाला सिचुएशन चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/6 इंटू 1/2, नीचे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू लिया जाएगा 2/6 इंटू 3/8, 2/6 इंटू 3/8 प्लस में 4/6 इंटू 1/2, ये सिचुएशन है। तो यहाँ देखो 6 6 तो कैंसिल, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी कैंसिल, ये आपका 6 कैंसिल, उसके बाद बाकी सब जोड़ लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/2, 2 भी चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 4/2 आ गया, या आप 2 ही लिख दो सीधा 4/2, और यहाँ कितना आ जाएगा 3/8, 3 इंटू 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 4 जा, तो 3/4 प्लस में 4/2, ये सिचुएशन आ गया। और सिंप्लीफाई कर दो इसको, 4/2 का मतलब हो गया 2, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे 2 प्लस 3/4, ये भी 2 ही है, तो 4 2 जा 8, 8 3 11, 11 इंटू ऊपर 4 पहुंच जाएगा, तो 8/11, बाकी सिंप्लीफाई कर लेना इसको, 4 8 हो गया, 8 3 11 आ गया, 11 और इधर आपका 4 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 8/11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स, machine operators A, B and C. The first operator
A produces 1% defective items, whereas the other two operators B and C produces 5% and 7% defective items respectively. A is on the 50%. इसी तरीके से B ऑफ द टाइम, ये वर्क दे रखा है, A is on time, A on the job 50% of the time, B is on the job for the 30% of the times and C is on the job 20%. तो देखो इनका 50 30 20 करके इनका ये काम दे रखा है. डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए. यहाँ देखो तीन मशीन कोई ए बी सी है, तो पहला काम यही है कि इनके सैंपल स्पेस को बांटे. ए मशीन, बी मशीन, सी मशीन. ए बी और सी तीन मशीन है. ए कितना काम कर रही है? ए काम कर रही है कितने टाइम्स? ए दे रखा है 50% ऑन द जॉब, दूसरा 30 और 20. तो ए 50% मीन्स 50/100, ये जरूरी है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए. दूसरा 30% है, 30/100 होना चाहिए, तो 100 से डिवाइड जरूर करना. 20/100 में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जोड़ के 1 आना चाहिए, पार्टीशन सही होना चाहिए. इसके बाद में इनके डिफेक्टिव आइटम किस तरीके से हैं? 1%, 5% और 7%. ये 1% डिफेक्टिव आइटम 1/100, ये 5% डिफेक्टिव 5/100, ये 7/100 दे रखा. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है अंडर सी. इसी तरीके से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम डी लग रहा है अंडर बी. यहाँ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम अंडर ए ये दे रखा है. तो कहा गया अगर इस कैटेगरी में है, मींस प्रोबेबिलिटी आपको ए वाला चाहिए, वह डिफेक्टिव आइटम इज ऑलरेडी टेकन. तो ये ऊपर आ जाएगा 50/100 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 50/100 इंटू 1/100 प्लस में 30/100 इंटू 5/100 प्लस में 20/100 इंटू 7/100. तो यहाँ पर आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना. 100 ये सब कैंसिल हो गया, यहाँ आपका ये सब कैंसिल हो गया. ऊपर क्या जाएगा? 0 0 भी कैंसिल कर दो, सब में कॉमन है 50 30 में. तो ऊपर आपका क्या आ गया? 5. यहाँ सिंप्लीफाई क्या गया? ऊपर आ गया 5, नीचे आ जाएगा 5 प्लस में 5 इंटू 3 15 प्लस में 14. तो ये सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा 5 और यहाँ हो गया 15 5 20 और 14 34. तो ये आपका 5/34 ये आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि इधर रखा है अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट. 52 कार्ड है, उसमें एक कार्ड गायब हो गया. फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. 2 कार्ड दिया गया, दोनों डायमंड मिला. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो गायब हुआ लॉस्ट कार्ड वो डायमंड है? तो देखो अब 4 सूट होते हैं कार्ड में, क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर 4 बना लेते हैं. 4 पार्टीशन आपका 4 हिस्सों में होगा. क्या हो सकता है? स्पेड हो सकता है, क्लब हो सकता है, इसी तरीके से डायमंड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, और या फिर लास्ट में हार्ट हो सकता है. तो इस तरीके से एस सी का नाम एस सी डी या फिर एच, इस तरीके से सैंपल स्पेस के 4 हिस्से हो गए. टोटल 52 कार्ड होते हैं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4 मीन्स 1/4. ये आपका 1/4 1/4 1/4 1/4. कोई भी एक गायब हो सकता है. 13 कार्ड में से कोई भी गायब हो गया. अब कहा क्या गया है कि कहा गया है ये डायमंड गायब हुआ है. अगर 2 कार्ड लास्ट में पता करना है डायमंड वाले में से लेकर, और 2 कार्ड आपको लेना है डायमंड के. अब अगर 2 डायमंड के कार्ड लेने हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 कार्ड शायद लेने हैं. क्वेश्चन में कहा गया है कार्ड फ्रॉम, तो लास्ट का हो गया, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, जो बाकी बचे 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड्स, बोथ डायमंड. तो दोनों डायमंड के कार्ड लेने हैं. तो देखो अगर यहाँ स्पेड का कार्ड गायब हुआ है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मीन डायमंड का 13 का 13 रहेगा. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2. इसी तरीके से क्लब में भी वही बात आ जाएगी कि 13C2 डिवाइडेड बाई, आपको लेना डायमंड है, गायब हुआ है क्लब, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल पर फर्क पड़ेगा. यहाँ अगर डायमंड लेना हो, डायमंड ही गायब भी है, तो यहाँ 12 आ जाएगा, 12C2 अपॉन 51C2. इसी तरीके से यहाँ पर हार्ट का कार्ड गायब हुआ है, ये गायब होने वाले हैं, ये सब गायब होने, लॉस्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी है. ये आपका लॉस्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी है. ये आपका लेना है, डायमंड लेना है, यहाँ से लेने वाला मतलब टेकिंग 2 डायमंड.
टेकिंग टू डायमंड। तो जब डायमंड लोगे तो डायमंड गायब होगा तब तो फर्क पड़ेगा, और बाकी से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2। तो यहाँ क्योंकि एक टोटल पर फर्क पड़ेगा, टोटल आपका यहाँ कहा गया इसमें 51 में यहाँ कम हो गया है। तो अगर हार्ड का गायब हुआ लेना आपको डायमंड, और डायमंड तो पूरा है 13 तो पता क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड ये पता करना है। डायमंड लॉस्ट वेयर टू डायमंड को इवेंट ले लेते हैं, मान लो इज ऑलरेडी टेकन। ये सब सारी चीजें ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग टू डायमंड कार्ड, ई आपका इवेंट है टेकिंग टू डायमंड कार्ड। टू डायमंड कार्ड का है, टू डायमंड कार्ड टेकिंग टू डायमंड कार्ड्स को ई ले रखा है, टेकिंग टू डायमंड कार्ड्स। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन एच दे रखा है, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग टू डायमंड कार्ड बट डायमंड कार्ड इज ऑलरेडी लॉस्ट। एक ये आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर क्लब दे रखा है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर स्पेड दे रखा है। ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो आपको ये वाली कैटेगरी का चाहिए तो ये ऊपर रख देना है। मीन्स क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 12C2 डिवाइडेड बाई 51C2। यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 1/4, और ये जितने हैं ये कितना आ जाएगा 1/4, इसके साथ 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2 प्लस में 1/4 इंटू 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2 प्लस में यहाँ 12C2 अकेला यही एक रहेगा 12C2 डिवाइडेड बाई 51C2 1/4 तो है ये सबके साथ में, प्लस में 1/4 यहाँ भी वही 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2। तो 51C2 तो सब में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, सब भी में कॉमन है। 4 भी कैंसिल होगा, 1/4 भी कैंसिल होगा। तो ऊपर आ गया 12C2 का मतलब होगा 12 इंटू 11 आ गया। नीचे कितना आया यहाँ पर 13/2 भी जो आएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 भी जो कि अपान में 2 इंटू 1 भी आएगा, तो सबके साथ है इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ 13 इंटू 12 आएगा, और कितनी बार आएगा, यहाँ आएगा एक बार, दो बार, एक बार, दो बार और 3 बार आएगा तो इंटू 3 कर देते हैं। प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा 12 इंटू 11 आएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 देखो सब में कॉमन है, तो 12 यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 11, और नीचे होगा 39, और प्लस में यहाँ आ गया 39 प्लस 11, तो ये आ गया 11/15। तो सिंप्लीफाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स। इस बार देखो क्या, एक कॉइन को टॉस किया गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये 1/2 ये भी 1/2, कॉमन सी बात है। अब देखो हेड आया है, ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो सही बोलता है कितनी 4/5, तो हेड आया है, हेड ही उसने कहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 है, तो 1/5 आ जाएगी दूसरे की प्रोबेबिलिटी। तो कहा गया कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स अ हेड अपीयर्स, इस कह रहा है हेड अपीयर्स, तो हेड अपीयर की मींस हेड आया भी है और एक कहीं भी वही रहा है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ हम एच टी ले रखे हैं, फाइनल इवेंट ले लेते हैं, ये इवेंट ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन एच 4/5 हेड आया है और एक कह भी रहा है हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मींस ये कह रहा है हेड है लेकिन आया टेल है, मैं झूठ बोलने वाला। प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो पता करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली देयर वाज ए हेड, मींस इस कैटेगरी का चाहिए हमें। क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वेयर ई इज ऑलरेडी टेकन, ये वाली कैटेगरी चाहिए। तो क्या आ जाएगा इधर 1/2 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 4/5 प्लस में 1/2 इंटू 1/5, ये आ गया। तो 1/2 कैंसिल, सब में ऊपर आ गया 4/5, ऊपर आ गया 4/5, नीचे आ जाएगा 5/5, तो ये आपका 4/5 आ गया, मींस 4/5 आ गया। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। एक दो क्वेश्चन और हैं, सारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। कहा गया ए और बी दो इवेंट हैं, ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी साथ में दे रखा है। तो ए सबसेट ऑफ बी का इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर करेंगे तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल ही रहेगा।
क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये हिस्सा, ये ए है तो बी के अंदर ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ए अकेला आ जाएगा। तो ये चीज, ये रिजल्ट ध्यान रखना है, यहां से ये रिजल्ट मिल गया। अब पता क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी टेकन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये भी नहीं होता क्योंकि वेयर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमेशा आपका कमी आएगा, उससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका कब उल्टा दे रखा है, उल्टा फिर क्या रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मेन है मकसद, यही देखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी टेकन, ये वाला देखना है। तो इसको देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी टेकन, इसी के बारे में पता करना है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मीनिंग क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां ये लिखा हुआ है तो अब इसको इस तरफ ले आओगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी टेकन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, इससे बड़ा आएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही ऑप्शन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ये बड़ा आना चाहिए। ये यहाँ से भी कर सकते हो कि आपका ये वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू ये 1 से आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है, यहाँ से भी कह सकते हो, इससे भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पता है लेस देन 1 है, ये वैल्यू लेस देन 1 है। तो लेस देन अगर 1 होगा तो हमें इक्वल भी 1 हो सकता है, लेस देन 1 अगर आपने लिया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ये वैल्यू जब एक से कम से कोई चीज डिवाइड करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज ग्रेटर देन इतना। तो ये आपका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है, और फिर हम नेक्स्ट जो है रैंडम वेरिएबल वाले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।